हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिप्लोमेसी। हमने पहले किया डिप्लोमेसी का मीनिंग क्या होता है, उसकी नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टेक्निक्स क्या है, फंक्शंस क्या है। एंड अब करेंगे टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी कि डिप्लोमेसी कितनी तरह की है। डिप्लोमेसी की टाइप्स को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा पुराने टाइम की डिप्लोमेसी क्या थी और आज के टाइम में क्या डिप्लोमेसी चल रही है। तो पहले हम ओल्ड डिप्लोमेसी करेंगे एंड इसके टाइप्स करेंगे। आफ्टर दैट हम न्यू डिप्लोमेसी करेंगे और न्यू डिप्लोमेसी है इसके टाइप्स करेंगे। तो आज हम इस सेशन में करेंगे ओल्ड डिप्लोमेसी होती क्या है, इसके फीचर्स क्या है और ये क्यों डिक्लाइन कर गई जिस वजह से न्यू डिप्लोमेसी आई। एंड उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ ओल्ड डिप्लोमेसी। तो जो ओल्ड डिप्लोमेसी है वैसे तो हम कहते हैं एशियन टाइम से चलती थी, लेकिन अगर हम मॉडर्न इरा की बात करते हैं तो आज के टाइम में जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जी 16th सेंचुरी है, इसकी एंड में स्टार्ट हुई थी अप टू 1919 तक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड आता है। 1935 के बाद न्यू डिप्लोमेसी है, इसका एरा स्टार्ट हो जाता है। जो 16th सेंचुरी थी इसमें जो डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई थी वो कैसे ओरिजिनेट हुई थी, एज अ फ्रेंच डिप्लोमेसी, जिसको बाद में जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं इन कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया था। इट मींस क्या था, फ्रेंच डिप्लोमेसी देन यूरोपियन डिप्लोमेसी। उस टाइम में जो डिप्लोमेसी थी वो क्या होती थी, वो कहती थी जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो कौन सी थी, मोस्टली फ्रेंच की थी या फिर यूरोपियन कंट्रीज थी। तो इन कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस को क्रिएट करना, ये सबसे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऑल डिप्लोमेसी इन कंट्रीज के लिए है। एंड हम यही देखते हैं इंपीरियल स्टेट थी जे एंड बाकी जो कंट्रीज थी वो कॉलोनी बनी हुई थी, तो वहां पर डिप्लोमेसी का रोल ही नहीं था। तो उस टाइम में जो ये कंट्रीज थी ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो जो हमारी ओल्ड डिप्लोमेसी है इसकी क्या फीचर है, फर्स्ट वन इज यूरोपियन डिप्लोमेसी। हम यही कह रहे हैं जो हमारी पुरानी डिप्लोमेसी है वो कहां पर कंसंट्रेटेड थी, मेनली यूरोप पर ही कंसंट्रेटेड थी। क्योंकि हम ये कह रहे थे जे एक इंपीरियल कॉन्टिनेंट है जो क्या कर रहा था, एशिया अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स को कंट्रोल कर रहा था। जो एशिया एंड अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज थी इनको कंट्रोल कौन कर रहे थे, जो इंपीरियल स्टेट थे। तो डिप्लोमेसी किनके लिए होगी, जो इंपीरियलिस्ट होते थे वो कौन थे, यूरोपियन थे। तो यूरोपियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। तो ओल्ड डिप्लोमेसी का मीनिंग क्या था, जो यूरोपियन की डिप्लोमेसी है हम इसी को ही सबसे मेन मानते थे। नंबर 2 लिमिटेड स्कोप। जो ओल्ड डिप्लोमेसी थी इसका स्कोप भी क्या था, बहुत ज्यादा लिमिटेड था। क्योंकि हम ये कहते हैं ये ओल्ड डिप्लोमेसी कंस्ट्रक्ट क्यों की गई थी, ताकि जो हमारी पावरफुल यूरोपियन पावर्स है, मीन्स जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन पावर्स हैं, इसमें अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाए। इनके इंटरेस्ट के लिए सर्व करने के लिए ही हम कहते हैं डिप्लोमेसी का जन्म हुआ था। तो हम ये कहते हैं पुरानी डिप्लोमेसी मेनली यूरोपियन कंट्रीज को ही स्टडी करती थी, वहां तक इनकी स्टडी लिमिटेड थी। नंबर 3 एरिस्टोक्रेटिक। ये थ्योरी कैसी थी, जो ये डिप्लोमेसी की बात करते हैं ये ओल्ड डिप्लोमेसी एरिस्टोक्रेटिक थी। क्योंकि वहां क्या था, किंगडम रूल होता था। जो मोनार्क होते थे वो क्या करते थे, डिप्लोमेट्स को सिलेक्ट करते थे। और हम यही अज्यूम करते हैं जो डिप्लोमेट्स हैं वो अपने मोनार्क के लिए हमेशा ही फेथफुल रहेंगे, जो कुछ भी मोनार्क कहता है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। उनके लिए देश के इंटरेस्ट सबसे प्राइम नहीं होते, उनके लिए सबसे प्राइम क्या होता है, जो उनका राजा है वो ही सबसे प्राइम होता है। तो हम ये कहते हैं मोनार्क्स एंड नोबिलिटी वर द फोकल पॉइंट दैट टर्न। तो डिप्लोमेसी मेनली इन पर ही कंसंट्रेट करती थी, तो ये एरिस्टोक्रेटिक इन नेचर थी। नेक्स्ट इज स्पेशल एम्फेसिस ऑन क्वालिटीज ऑफ डिप्लोमेट्स। उस टाइम की जो डिप्लोमेसी थी बहुत ज्यादा फॉर्मल डिप्लोमेसी थी। तो जो भी डिप्लोमेट्स को सिलेक्ट किया जाता था, जो भी मोनार्क सिलेक्ट करता था उसकी क्वालिटीज को देखा जाता था, जैसे वो कितना ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी क्या है,
वो कितना सच बोल सकता है, उसमें पोलाइटनेस कितनी है, वो जो काम उसको कहा गया है क्या वो अपने प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो जितनी भी बातें होती हैं उसको सीक्रेट रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा, जो कुछ भी देश के इंटरेस्ट हैं उसको अचीव करने के लिए वो कितनी क्लेवरनेस से काम कर रहा है। तो जिस सब क्वालिटीज देखी जाती थी उसके बाद ही एक डिप्लोमेट्स को सिलेक्ट किया जाता था। तो उस टाइम क्वालिटीज ऑफ डिप्लोमेट्स सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। किसी किसी में ही क्वालिटी होती थी कि वो सबसे अच्छा डिप्लोमेट बन सके। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। इट मीन्स क्या है, सीक्रेट रखना। जो भी बातें हुई हैं, नेगोशिएशन हुए हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज हैं, वो किसी के आगे डिस्क्लोज नहीं की जाती थी। जब भी हम पुरानी डिप्लोमेसी की बात करते हैं, इसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सभी के सभी सीक्रेट रखे जाते हैं, वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं किए जाते। हम ये कहते हैं इट इज अ हॉलमार्क ऑफ ऑल डिप्लोमेसी। सबसे इंपॉर्टेंट होता था जब भी हमसे कोई पूछता है डिप्लोमेसी तो हमारे माइंड में यही आता है डिप्लोमेट्स क्या करते हैं, अपनी बातों को सीक्रेट करते हैं, वो बहुत अच्छे से नेगोशिएट करते हैं जिससे अपनी बातों को घुमा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं सीक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट टूल होती थी। जो कुछ भी एग्रीमेंट हुए हैं, नेगोशिएशन हुए, उनकी कोई भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती थी, कोई भी रिपोर्ट इशू नहीं की जाती थी उस टाइम। एंड लास्ट वन इज फ्रीडम ऑफ एक्शन फॉर द एम्बेसडर्स। जो हमारे डिप्लोमेट्स थे, हमारे इन्वेस्टर्स थे, उनको फ्रीडम दी जाती थी क्योंकि जितने भी वो मैटर्स हैं जिनमें वो नेगोशिएट करेंगे इनके लिए इनको कंसीडरेबल फ्रीडम प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि उस टाइम हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम कम्युनिकेशन के मीन्स थे वो ज्यादा स्प्रेड नहीं थे। हम कहते हैं वो बहुत जल्दी ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनको फ्रीडम देना उस टाइम की जरूरत थी। इसीलिए उस टाइम जितने भी एम्बेसडर होते थे उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाती थी। तो ये थी फीचर्स ऑफ ऑल डिप्लोमेसी। लेकिन जो ऑल डिप्लोमेसी है वो खत्म होकर बाद में न्यू डिप्लोमेसी में कन्वर्ट होगी। ये ट्रांजिशन पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी कुछ रीजंस हैं जिस वजह से जो ऑल डिप्लोमेसी है वो डिक्लाइन करती है। तो हम करते हैं कॉजेस ऑफ ऑल डिप्लोमेसी। तो कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ ऑल डिप्लोमेसी में हम पहले ले रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंज इन इंटरनेशनल सिस्टम। जो इंटरनेशनल सिस्टम है जो 16, 17, 18, 19 सेंचुरी में था वो सिस्टम पूरी तरह से चेंज होने लगा था। हम कहते हैं उस टाइम जो यूरोप था वो सबसे प्राइम होता था, वो ही सबके ऊपर रूल कर रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है, डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एशिया अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं इन कंट्रीज को इंडिपेंडेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जब वो इंडिपेंडेंस होते हैं तो न्यू इरा स्टार्ट होता है, तो इनकी नई प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इनके रिलेशन स्टार्ट होते हैं। तो जब डीकोलोनाइजेशन होता है उसके बाद जो यूरोप कंट्री थी इनकी इंपोर्टेंस कम होनी स्टार्ट हो जाती है और एशिया अफ्रीका की कंट्रीज हैं जे कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लग जाती हैं। तो हम ये कहते हैं जो यूरोप की पोजीशन थी वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें स्ट्रक्चर चेंज आने लगा। जो पहले पावर से यूरोप के हाथों में थी अब वो ट्रांसलेट होने लगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हम ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये स्टार्ट होगी इन 20th सेंचुरी में। डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट होने लगी, मोनार्की खत्म हो गई। जो भी रेवोल्यूशन आई थी वो रेवोल्यूशन क्या थी कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिश के लिए बहुत सारी रेवोल्यूशंस होते हैं, हर एक कंट्री डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहता था तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने लगी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ऑल डिप्लोमेसी जहां में मोनार्क सब कुछ था उसका रोल खत्म होना स्टार्ट हो गया। तो डेमोक्रेटिक चेंज आया इन पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। जो पॉलिसीज है पहले वो राजा बनाता था, अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते थे कैसी पॉलिसी बनाई जाएगी, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो डिप्लोमेसी का रोल है वो भी थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन करने लगा। तो ऑल डिप्लोमेसी खत्म होगी, उसमें नई चेंज की जरूरत महसूस होने लगी क्योंकि जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस थी इसमें जो आम जनता है, पब्लिक ओपिनियन है, इसकी इंपॉर्टेंस थी, पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस थी, प्रेशर ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस थी। इसीलिए इन सब के लिए हमने क्या किया, हमको नई डिप्लोमेसी की जरूरत फील होने लगी क्योंकि जिस सभी फैक्टर्स हैं जो डेमोक्रेटिक है ये फैक्टर गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है। तो पॉपुलैरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो गया जिस वजह से ऑल डिप्लोमेसी चेंज होने लगी। नेक्स्ट इज राइज ऑफ न्यू कमर्स टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी।
तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नए 2 कमर्स आए हैं। मीन्स जैसे हम कहते हैं 1919 के बाद इसमें क्या हुआ, यूएसए एंड अर्स्टवाइल यूएसएसआर सोवियत यूनियन, ये 2 न्यू ब्लॉक्स बने थे। न्यू कंट्रीज का इमर्जेंस होता है, तो ये कंट्रीज पहले कौन सी पॉलिसी अपनाती थी, आइसोलेशन की। मीन्स ये आइसोलेट रहती थी, किसी कंट्री के साथ अपने लिंक नहीं बना रही थी, जे अपने कॉन्टिनेंट को, अपने कंट्रीज को डेवलप करने में लगी हुई थी। तो यूएसएसआर हो गया या फिर यूएसए हो गया, आफ्टर 1917 एंड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। कोल्ड वॉर का पीरियड स्टार्ट हो गया, जिसने जो पुरानी डिप्लोमेसी थी इसको टोटली चेंज कर दिया। तो इस वजह से भी नई डिप्लोमेसी है उसकी जरूरत महसूस होने लगी। नेक्स्ट इज ग्रोइंग फेथ इन इंटरनेशनलिज्म। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इंटरनेशनलिज्म है इसमें हम सबको विश्वास होने लगा। हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ एस्टैब्लिश होता है, इंटरनेशनल पीस की, सिक्योरिटी की, डेवलपमेंट की बातें होने लगती हैं। हम ये कहते हैं हम बाइलेटरल से मल्टीलेटरल टाइम पीरियड में आ गए, हमारी डिप्लोमेसी भी मल्टीलेटरल होने लगी। जो ओल्ड डिप्लोमेसी थी वो इतनी कामयाब नहीं थी, अगर होती तो क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार होती, नहीं हुई। इसीलिए तो हम कहते हैं यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो हम कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उन सब ने क्या कर दिया, लोगों का विश्वास इंटरनेशनलिज्म पर इंक्रीज कर दिया। तो जिस वजह से क्या होने लगी, न्यू डिप्लोमेसी की जरूरत महसूस हुई। तो हम कहते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस थी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी थी लोगों को आपस में कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। हम कहते हैं 16th-17th सेंचुरी में कम्युनिकेशन के बहुत ज्यादा मीन्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी में कम्युनिकेशन के जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। आज के टाइम में इंटरनेट ने पूरे ग्लोबल को एक विलेज बना दिया है। तो आज के टाइम में इंटरनेट हो गया, तो उस टाइम में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ, पोस्टल, इन सब ने क्या कर दिया, हमने कम्युनिकेशन मीन्स को बहुत फास्ट कर दिया। जिस वजह से क्या होना स्टार्ट हो गया कि डिप्लोमेसी में जो हमारे इन्वेस्टर थे उनको फ्रीडम दी गई थी, इनकी फ्रीडम को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। तो हम ये कहते हैं इससे क्या हुआ, जो इन्वेस्टर थे अपने देश के जो लीडर्स थे उनके साथ क्लोज कॉन्टेक्ट बनाते थे, उसके बाद आपस में डिस्कशन के बाद ही वो क्या करते थे, एक रिजल्ट पर पहुंच पाते थे। तो इन्होंने किस चीज में हेल्प की, क्लोजर एक्टिव कॉन्टैक्ट्स तो ज्यादा होने लगे थे। एंड लास्ट वन इज इंक्रीज्ड स्कोप ऑफ रिलेशंस अमंग नेशंस। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता है कि जो नए नेशंस थे वो इंडिपेंडेंट हुए थे, इनकी क्लोजनेस है, इनके रिलेशंस है वो इंक्रीज हो गए। तो वो रिलेशंस पॉलिटिकल मैटर तक ही लिमिटेड नहीं रहे थे, वो इकोनॉमिक्स में, ट्रेड में, एजुकेशन में, कल्चर में, सब में इन्वॉल्वमेंट होनी शुरू हो गई। तो इस तरह इंटरनेशनल लेवल पर नेशंस के रिलेशंस है वो इंक्रीज हो गए, जिसने क्या कर दिया, जो डिप्लोमेसी है इसका एरिया बहुत ज्यादा वाइड कर दिया। क्योंकि हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ द कनेक्ट, जे भी क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, जिस वजह से लोग हैं, नेशंस हैं, आपस में क्लोज होना स्टार्ट हो गए। तो आज हमने जी किया कि ओल्ड डिप्लोमेसी क्या थी, इसके फीचर्स क्या थे और जो डिप्लोमेसी कैसे डिक्लाइन करती है, और उसके बाद आती है न्यू डिप्लोमेसी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।